इस वीडियो में मैं आपको आईएमटी का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ऑनलाइन सबमिशन कैसे होती है, आईएमटी की अपॉइंटमेंट कैसे मिलती है, हर स्टेप में असल में क्या होता है। तो अगर आपको पुर्तगाल में अपना ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज करवाना है तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि अगर एक छोटा सा भी स्टेप मिस हुआ तो आपका पूरा प्रोसेस हफ्तों तक के लिए डिले का शिकार हो सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुर्तगाल इमिग्रेशन डायरीज। मेरा नाम है दानिश कमर और मोर देन 100 ड्राइविंग लाइसेंस की सबमिशन करने के बाद और पूरे पुर्तगाल में हाईएस्ट सक्सेस स्टोरीज लेने के बाद आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और उस तरीके से समझाएंगे कि जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। बीच में अगर कोई चीज आपके केस पर लागू होती है तो आपने हमें लाइसेंस लिख के मैसेज करना है, ताकि मैं आपको आपके केस के हवाले से सही से गाइड कर सकूं। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पुर्तगाल में बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि ये जो ड्राइविंग लाइसेंस जो एक्सचेंज होता है आपके होम कंट्री का पुर्तगाल में, ये सिर्फ हम इमिग्रेंट्स को 27 यूरो में कॉस्ट करता है। यानी इसकी फीस जो पर्सन आप खुद से अप्लाई करें उनको देनी पड़ती है 27 यूरो। जबकि अगर कोई यहाँ पे पुर्तगाल में बाय बॉर्न पोर्चुगीज हैं, उनको भी यहाँ पे पहले स्कूल करना पड़ता है, स्कूल का एग्जाम देना पड़ता है, फिर आईएमटी की फीस देनी पड़ती है और फिर वो अपना लाइसेंस यहाँ से हासिल करते हैं। और पुर्तगीज बाय बॉर्न जो पुर्तगीज हैं उनको भी ये लाइसेंस कॉस्ट करता है अराउंड कोई 900 यूरो का। यही वजह है कि इमिग्रेंट्स के लिए पुर्तगाल का ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज करवाना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ये कब तक चल रही है इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आप लोगों को इससे जरूर फायदा उठाना चाहिए। तो अब प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जब भी आपको पुर्तगाल में अपना ड्राइविंग लाइसेंस होम कंट्री का एक्सचेंज करवाना है। आपके पास पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड होना चाहिए। आपके पास आपकी होम कंट्री यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी भी ऐसी कंट्री से जिनके साथ पुर्तगाल का एक ट्रीटी साइन हुआ हुआ है, यानी एक मुआहदा है कि वो आपकी कंट्री का लाइसेंस यहाँ पे एक्सचेंज करते हैं, वो लाइसेंस होना चाहिए। उस लाइसेंस की आपके पास एनओसी होनी चाहिए। और अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से इस वीडियो को देख रहे हैं तो एनओसी आपकी अपोस्टाइल हुई भी होनी चाहिए। यानी जिस अथॉरिटी ने आपका लाइसेंस इशू किया है वही अथॉरिटी एक आपको सर्टिफिकेट देती है, वो मैं आपको यहाँ दिखा दूंगा। ये लाइसेंस की एनओसी होती है और ये अपोस्टाइल जब तक नहीं होगी तो उसकी उस पेपर की वर्थ पुर्तगाल में नहीं होगी। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एनओसी विद अपोस्टाइल जितनी लेटेस्ट हो उतना ज्यादा बेहतर है। नॉर्मली 3 से 6 महीने पुरानी एनओसी चल जाती है, लेकिन उससे ज्यादा पुरानी होती है तो फिर आईएमटी की तरफ से आपको फालता आता है और वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। और बहुत से केसेस में ऐसा भी होता है कि वो आपसे कहते हैं कि नहीं, हमें न्यू एनओसी आपकी चाहिए, तो एनओसी आपकी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपका टीआरसी कार्ड फर्स्ट होना चाहिए। अगर आपका सेकंड टीआरसी या थर्ड टीआरसी कार्ड है तो फिर आपको पुर्तगाल में ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे नहीं एक्सचेंज कर सकते। आपको पुर्तगाल में ड्राइविंग का एग्जाम देना होगा, क्योंकि फर्स्ट टीआरसी कार्ड पे ही एग्जामेशन है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर आपका फर्स्ट टीआरसी कार्ड अभी आया है या अभी एक्सपायर नहीं हुआ तो आप फौरी तौर पे इस प्रोसीजर को करवा सकते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से हमारे सामने बहुत से फालतू के केसेस आते हैं, उन लोगों के थ्रू जिनको नहीं पता था, उन्होंने किसी से भी अपना केस प्रोसेस करवा लिया और फालता आया और फिर वो लोग जवाब नहीं दे पाते क्योंकि उन्हें पता नहीं होता। तो फालता इस वजह से आता है कि आपका जो फिनांस के ऊपर, टैक्स नंबर के ऊपर जो एड्रेस है, उसी एड्रेस के ऊपर आपका लाइसेंस डिलीवर होना होता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे मेरा लाइसेंस किसी और एड्रेस पे चाहिए, तो आपको सबसे पहले अपने फिनांस के एड्रेस को चेंज करवाना होगा, क्योंकि ये सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। तो जब तक आप फिनांस पे एड्रेस चेंज नहीं कराएंगे, आपका फिनांस पे एड्रेस किसी और सिटी का है, लाइसेंस आपको कहीं और मंगवाना है, ऐसा नहीं हो सकेगा। लाइसेंस आपका फिनांस पे ही आएगा जो वहाँ पे एड्रेस है। तो सबसे पहले आपने इसका भी ख्याल करना होता है। इसके अलावा आपको एक चाहिए ईमेल एड्रेस, एक चाहिए आपका मोबाइल नंबर। दूसरा स्टेप है मेडिकल। मेडिकल के लिए आप सेंटर द साउथ किसी भी नियर बाय ब्रांच में जाके वहाँ से भी करवा सकते हैं। उससे पहले आपके पास एसएनएस नंबर होना चाहिए। और अगर आपके पास एसएनएस नंबर है तो आप मेडिकल किसी भी सेंटर साउथ जाके फौरी तौर पे करवा सकते हैं। अगर वो नहीं है या आप कहीं आउट ऑफ पुर्तगाल हैं या आउट ऑफ सिटी हैं और तो आप इसके हवाले से मुख्तलिफ सर्विसेज भी ले सकते हैं। मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको यहाँ आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगी। आप चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको मेडिकल यहाँ पे बनवाना है। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जहाँ पे बहुत सारे फालते जो हमारे सामने भी आए हैं लोगों के, तो उसमें ये होता है कि कैटेगरी सही चूज नहीं करते। कैटेगरी अगर आपका मोटरसाइकिल का और कार का लाइसेंस है तो आपने A1, A2, B और B1, ये 4 कैटेगरीज आपने याद से डालनी है। अगर आपने सिर्फ कार की कैटेगरीज ऐड की और आप आईएमटी जाके कहेंगे कि मुझे मोटरसाइकिल का भी चाहिए,
तो ऐसे नहीं होगा जब तक कि आपको मेडिकल के अंदर आपकी कैटेगरी नहीं डली होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसकी वजह से बहुत से लोगों ने मुझसे बाद में भी राब्ता किया कि हमने किसी और से काम करवाया था, उनको नहीं पता था, मेरे पास मोटरसाइकिल का भी लाइसेंस था, लेकिन अब क्या हुआ कि अब मैं सिर्फ कार का ही मुझे लाइसेंस मिला है, मोटरसाइकिल का नहीं मिला, सिर्फ इतनी छोटी सी गलती की वजह से। तो थर्ड स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं फिनांस के थ्रू, जैसे मैंने पहले बताया कि इसको लॉगिन करना होता है और वहाँ पे आपकी ये जितने डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने अपलोड करने होते हैं और अपलोड करने के बाद यहीं पे आपको 27 यूरो की जो फीस है उसका रेफरेंस जनरेट हो जाता है। तो देखने में ये फॉर्म थोड़ा सिंपल लगता है, लेकिन फॉर्म की हर फील्ड, हर कैटेगरी को देख के ठीक तरीके से ही आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, क्योंकि एक दफा की आपकी कोई भी मिस्टेक आपकी केस में हफ्तों के डिले की वजह बन सकती है। तो इसलिए इन स्टेप्स को मैं जानबूझ के ओपनली नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे उसको देखते हुए गलती कर देंगे और एक छोटी सी मिस्टेक उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल क्रिएट कर देगी, क्योंकि हर केस अलग होता है। हर लाइसेंस की एनओसी के ऊपर जो डेट है वो डिफरेंट होती है। हर लाइसेंस के जो ऊपर जो अपोस्टाइल हुआ होता है एनओसी के ऊपर, उसको देखते हुए आपको ये काम सही तरीके से करना होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका लाइसेंस का फॉर्म बिना किसी रिजेक्शन के फर्स्ट टाइम में ही सबमिट हो जाए और आपको कोई फालता का सामना ना करना पड़े, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे हमें लाइसेंस लिखकर मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम आपका प्रोसीजर एंड टू एंड अपनी एक्सपर्टीज के थ्रू डील कर लें। तो एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपको रेफरेंस मिलता है। रेफरेंस पे आप नेक्स्ट डे आपको पेमेंट करनी होती है। जब आप पेमेंट करते हैं तो उसके बाद आपको आईएमटी की तरफ से एक ईमेल आ जाती है कि हमने आपका प्रोसेस, आपकी पेमेंट हम तक आ गई है, अब हम आपके डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करें। डिपेंड करता है, हर केस अलग अलग होता है। कुछ केसेस में एक हफ्ते में भी लाइसेंस की अप्रूवल आ जाती है, कुछ केसेस में 1.5 महीना भी लग जाता है। तो आमतौर पे 1 से 1.5 महीने का एक एवरेज टाइम है, जो कि हमने काफ़ी सारे केसेस करने के बाद जो हमारे सामने नंबर्स आए हैं उसकी बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो आईएमटी की अप्रूवल आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि सीगा के थ्रू आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है उस आईएमटी में जहाँ पे आप जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। और वो डॉक्यूमेंट्स जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, तो उसके लिए आपको सीगा के थ्रू अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो यहाँ हमारी सर्विसेज एंड टू एंड होती हैं, यानी पुर्तगाल में लाइसेंस अप्लाई करने से लेकर पुर्तगाल में लाइसेंस की अप्रूवल तक के हम आपको हेल्प कर रहे होते हैं, साथ में आपको गाइड कर रहे होते हैं। तो सीगा से आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है और अपॉइंटमेंट वाले दिन आपको जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं वो अब मैं आपको बता देता हूँ। तो उस दिन आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं आपका ओरिजिनल टीआरसी कार्ड, आपका ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस, आपका ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस की एनओसी जो कि अपोस्टाइल हुई भी होगी, साथ में आप वो अपॉइंटमेंट का एक डॉक्यूमेंट या आप उसको सॉफ्ट कॉपी में भी दिखा सकते हैं, ताकि उसकी बेस पे आपको वहाँ से मरकज़ाऊं मिल जाता है। जब आप आईएमटी जाते हैं तो आप उन्हें बताते हैं कि मेरी ये अपॉइंटमेंट है, उस पे नीचे कोड होता है, वो कोड बताते हैं तो काउंटर से आपको एक स्लिप मिल जाती है, जिसकी बेस पे आप जाते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा करवा देते हैं। वहाँ आपको कोई भी फिजिकल पिक्चर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ आपकी खुद ही पिक्चर क्लिक की जाती है, उसके साथ आपके जो है डिजिटल साइन लिए जाते हैं एज पर टीआरसी कार्ड। जो आपके साइन टीआरसी कार्ड के ऊपर हैं उस तरीके के वो साइन आपसे डिमांड करते हैं, वो आप साइन करते हैं। उसके बाद वो आपको एक पेपर देते हैं जिसको गिया कहते हैं। इस पेपर आने के बाद तो 15 से 20 दिन में आपको लाइसेंस मिल जाता है और वो लाइसेंस आपके होम एड्रेस पे आता है। वो एड्रेस जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि फिनांस के ऊपर होना चाहिए। अब इसमें कुछ कंफ्यूजन है जो कि मैं आपको वो भी क्लियर कर दूं। एक तो ये कि आपका लाइसेंस ओरिजिनल होना चाहिए, रियल होना चाहिए। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको लगता है कि ये सही नहीं है वो आप यहाँ पे प्रेजेंट मत करें, क्योंकि आपका केस अभी आपकी यहाँ नेशनलिटी चल रही है, आपके आगे मामला चल रहे हैं, तो इनके सिस्टम में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आनी चाहिए कि जो डाउटफुल हो और आपके लिए आगे चल के वो परेशानी क्रिएट करे। दूसरा बहुत ज़्यादा सवाल आता है कि सर ये कोड 70 क्या चीज़ है, ये कोड 70 क्या होता है, कैसे हटता है। तो अब मैं आपको बता दूं कि कोड 70 जब भी आप अपना लाइसेंस एक्सचेंज करवाते हैं पुर्तगाल में, तो उसके ऊपर लिखा हुआ आता है नीचे कोड 70। कोड 70 का मतलब है कि ये लाइसेंस ऑलरेडी पुर्तगाल में चेंज हुआ है। और कोड 70 वाले लाइसेंस के साथ ये है कि आप इसके लिए कुछ भी कर लें, कोड 70 यहाँ से रिमूव नहीं हो सकता। ये रिमूव हो जाता है, कुछ टेक्निक्स हैं उसकी, लेकिन वो यहाँ पे बताना मुनासिब नहीं है। उन टेक्निक से भी अगर आपको लगता है कि कोड 70 रिमूव हो गया, लेकिन वो रिमूव नहीं होता। जब भी आप उस लाइसेंस को किसी और कंट्री में चेंज करवाते हैं तो वो आपसे कहते हैं कि ये तो लाइसेंस आपने विदाउट एग्जाम दिए हुए किया है, तो इसलिए कोड 70 आप ये सोचते हुए, ये जहन में रखते हुए करवाएं इस लाइसेंस के प्रोसेस को, कि जब भी आप करवाएंगे तो आपका कोड 70 रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो इसमें मेरी सजेशन है कि अगर आपका फर्स्ट टीआरसी कार्ड एक्सपायर हो चुका है और अब आप सेकंड टाइम पे अब आपको ये चीज़ का पता चला है या अब आपको किसी ने बताया कि ये लाइसेंस एक्सचेंज करवाना था,
तो मेरा मशवरा है कि आप यहाँ पे स्कूल करके फिर यहाँ से लाइसेंस हासिल करें, ताकि वो वाला जो लाइसेंस होगा वो विदाउट कोड 70 के होगा, और विदाउट कोड 70 वाला लाइसेंस आपके पूरे यूरोप में कहीं पे भी विदाउट एनी हेजिटेशन वो एक्सचेंज हो जाएगा, यानी वो चेंज हो जाएगा। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पुर्तगाल में पहली दफ़ा एग्ज़ाम करने के बाद फिर ये लाइसेंस हासिल किया है। तो इस वजह से अगर आपका 1 साल यानी फर्स्ट ईआरसी कार्ड एक्सपायर हो गया, तो मेरा आपको यही मशवरा है कि आप इसको एग्ज़ाम देके फिर इस लाइसेंस को हासिल करें। सेकंड, वो लोग जिन्होंने पुर्तगाल से बाहर जाके काम करना है, जिनका इरादा है कि मैंने पुर्तगाल में रहना नहीं है, मैंने तो किसी और कंट्री चले जाना है और वहाँ मैंने ड्राइविंग की जॉब करनी है, उन लोगों को भी मेरा मशवरा है कि यहाँ से स्कूल करके फिर लाइसेंस लें। कोड 70 वाला लाइसेंस अगेन किसी और कंट्री में चेंज नहीं हो सकेगा ऐसे, उसके लिए और प्रोसीजर हैं, उसके हवाले से भी आप लोग मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं एक डिटेल वीडियो उस पे भी बना दूंगा कि वो तरीका कैसा होता है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी है और आपको उसमें भी उतनी ही तकरीबन कॉस्ट लग जाएगी जो आप पहली दफ़ा पुर्तगीज लाइसेंस हासिल करने में लगाते। तो मशवरा ये है कि अगर आप इस क्राइटेरिया पे हैं और आपको बाहर जाके काम करना है 1-2 साल 3 साल के बाद, और ख़ास तौर पर ड्राइविंग का काम करना है, तो ये वाला लाइसेंस एक्सचेंज मत करवाएं। तो इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल के साथ गाइड किया है कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन लोग ये लाइसेंस एक्सचेंज करवा सकते हैं, क्या उसकी चेकलिस्ट है, कितनी इस पे कॉस्ट आती है, और कैसे और कहां से आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। सीरियस हैं और इन सारे क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से कोई हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने सिर्फ एक मैसेज लिखना है लाइसेंस, और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके पास फर्स्ट सीआरसी कार्ड है और उन्होंने अभी तक अपना होम कंट्री का लाइसेंस एक्सचेंज नहीं करवाया है। और इस तरह की सॉल्यूशन बेस्ड वीडियोस देखने के लिए पुर्तगाली इमिग्रेशन डायरीज को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।